नमस्कार। लगातार आप जुड़ते जाएं क्योंकि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में जो है अब मतदान के लिए समय कम बच चुका है क्योंकि अब उम्मीदवारों की सूची सामने आना शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने पहले 4 उम्मीदवारों की घोषणा की। वो उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। इधर अब बीजेपी का कल इंतजार था लेकिन कांग्रेस ने पहले पत्ते खोल दिए। 46 उम्मीदवारों के नाम जो है ऐलान कर दिया उम्मीदवारों का। फिर बीजेपी सामने आई और बीजेपी ने आज सुबह तकरीबन 62 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। खैर, शिलाई विधानसभा चर्चा का विषय रही है। फिर चाहे बलदेव तोमर और जयराम ठाकुर की दोस्ती का जिक्र हो या फिर हाटी मुद्दे को लेकर हो या फिर बीते दिनों अमित शाह शिलाई पहुंचे, टक्कर वहां पर अब भी लोग कह रहे हैं कि इतनी आसान नहीं है क्योंकि बलदेव तोमर, जिन्हें कहा जा रहा था, उन्होंने बीते दिनों कहा कि अगर हाटी का मुद्दा मैं सॉल्व नहीं करवा पाया तो मैं वोट मांगने तक नहीं आऊंगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि अमित शाह आए, उन्होंने रैली की, रैली में भाषण दिया, जिक्र किया कि हमने आटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिया है। लोग मांग कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ है और जो है कागजात दिखाइए कि आखिर हुआ है या नहीं हुआ है। खैर, इस पर भी आएंगे लेकिन उधर लोग ये भी कह रहे हैं कि हर्षवर्धन चौहान है, कांग्रेस के सिटिंग एमएलए है, 5 बार के विधायक है। उनके पिता गुमान सिंह चौहान तकरीबन 7 बार विधायक रहे और कह रहे हैं कि बलदेव तोमर के लिए रहा आसान नहीं है। दो उम्मीदवारों के बीच में टक्कर बताई जा रही है कि जो है मजबूत टक्कर होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो संभावित सूची है उसमें नाम है नाथूराम चौहान का। नाथूराम मेरे साथ है और बीते कई समय से आप देखते होंगे अपनी बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं और लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस उन पर कटाक्ष करते रहे हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, अब उन्हें टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। उन्हीं से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर नाथूराम जी कह तो ये रहे हैं वहां पर कि कोई और लड़ाई में है ही नहीं, बीजेपी है और कांग्रेस है। लेकिन सवाल ये है कि जितना आपको जो है विश्वास है, आखिर ये आत्मविश्वास आ कहां से रहा है? बीते 17 साल से लगातार हमने सामाजिक इशू उठाए हैं, समाज के लिए काम किए। शिलाई विधानसभा से मैं कोई भी गांव, कोई या कहें कि कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जिनसे मेरा दिल से संबंध ना हो, जो हमसे दिल से ना जुड़े, जिनका हमसे दिल का रिश्ता ना हो। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। शिलाई विधानसभा में आप पूछें देखें कभी तो छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक उनकी ज़बान पर एक ही नाम है, नाथूराम जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शक्ल से नहीं जानते लेकिन नाम मेरा जानते हैं। पिछले दिनों में कठवार साइड था तो वहाँ पर दो बुजुर्ग मुझे मिले, लगभग 80 साल उनकी उम्र थी लगभग। तो ऐसे मजाक में मैंने पूछा, मैं कभी पूछता नहीं, पता नहीं उसने मैंने क्यों पूछा कि किसको आप वोट देंगे। तो बोले नाथूराम चौहान को। मैंने कहा कौन से नाथूराम चौहान? बोले पभार वाले नाथूराम चौहान। तो देखिए उन्हें नाम पता है, उन्हें ये गाँव भी पता है पभार के। तो मैंने कहा अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो? बोले हर कीमत के चुनाव लड़वाएंगे। अब देखिए उनकी एक इच्छा है कि अंतिम समय में, लास्ट जो समय उनका है, कि उन्होंने कहा कि हमने बहुत देख लिया कांग्रेस को, बहुत देख लिया बीजेपी को, अब तो तीसरा आदमी, और तीसरा आदमी उसी पे हमें विश्वास है, नाथूराम पे ही विश्वास है। देखिए नाथूराम जी, क्योंकि आप तो मेरे अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, इसलिए अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर चुनाव प्रचार कैसे किया जाएगा। इसके लिए तो लंबी लंबी गाड़ियां और लगी रहती है, गाड़ियों का काफिला चलता है, टेंट लगेंगे, रैलियां होती है। और मैं जहां तक मैं आपको जानता हूं, आप एक साधारण परिवार से हैं और साधारण जीवन ही व्यतीत करते हैं, कैसे हो पाएगा? हालांकि मैं यहाँ पर यह भी बता देता हूं कि पंजाब में कई ऐसे उम्मीदवार जीते हैं जो साधारण परिवार से आए। आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी आम आदमी को ही टिकट भी देती है। आम आदमी पार्टी के सर्वे होते हैं, सर्वे बड़े हाई लेवल के सर्वे होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो खुद को कहती है भारतीय जनता पार्टी, और हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, अब तो नहीं कह सकते। उन लोगों ने भी आम आदमी पार्टी से सीखा कि सर्वे किए कैसे जाते हैं। मैं खुद हैरान रहा जब मैंने अभी 3 दिन पहले, जो हम लोग दिल्ली थे उसके बाद शिमला गए, उन्होंने जो सर्वे की रिपोर्ट जो थी, मैं खुद हैरान था कि क्या इतना लोग सच में, मुझे खुद भी विश्वास नहीं था कि लोग इतना लोग मुझे चाहते हैं या इतना लोग मेरे पे विश्वास करते हैं। तो वहाँ तो सब लोग फ़ोन पे आते, तो फ़ोन पे सब लोग बातें बोलते, उनसे पूछा जाता है कि आप किसको चाहेंगे, नाथूराम को क्यों चाहेंगे, क्या किया उन्होंने। लोगों ने कही ये बातें।
और हैरानी की बात है जो जैसे कल मुझे टिकट मिला तो अभी आपके सामने भी कि कितने सारे फ़ोन आ रहे हैं, मुझे फ़ोन काटने पड़ रहे हैं। तो कल से लगातार कंटिन्यू फ़ोन लगातार चल रहे हुए हैं, एक फ़ोन काटने से तब तक दूसरा फ़ोन आ जाता है। रात 11:45 की बात है, 3 या 4 लड़के थे। तो पहले वो ठीक है शुभकामनाएं दे रहे हैं, बीच में उनके बीच में एक सर गला भारी हो गया था लड़के का। तो मैंने कहा क्या हो रहा है? तो बोले सर रोना आ रहा है। मैंने कहा क्यों? तो बोले इससे बड़ी खुशी क्या होगी हमारे लिए। तो मैंने कहा पागल रोते हैं क्या खुशी में? खुशी में तो खुशी मनाते, आप रो क्यों रहे हो? तो देखो रात 11:45 मैंने कहा अभी आपको अभी लगा पता? बोलती अभी फैक्ट्री में थे हम लोग, फैक्ट्री सब निकले बाहर निकले। तो तब देखिए हमारे युवाओं को इस कांग्रेस और बीजेपी ने कहाँ धकेल दिया? फैक्ट्री में वो नौकरी सर आपके सामने की बात है जहाँ पर रात को 10 बजे 11 बजे छोड़ते हैं। एक पशुओं की तरह उनको वहाँ रखा जाता है और उस तरह से उनसे गधों की तरह उनसे काम करवाया जाता है। भाई साहब ये बहुत दयनीय है। हमने कहा कि फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ पर है, फैक्ट्रियाँ पोल्यूशन हमारे यहाँ फैलाती है, जल पोल्यूशन हो, वायु प्रदूषण हो, रोड खराब हमारे करता है, ध्वनि प्रदूषण हमारे, और बड़े बड़े अधिकार रखे जाते हैं बाहर के। किसने इस पर ध्यान नहीं दिया? अच्छा नाथुराम जी, ये बताइए कि हम तो बीते काफ़ी समय से आपको देख रहे हैं। जब मैं किसी निजी संस्थान में था, दिल्ली में था, हैदराबाद में था, वहाँ पर भी जब पोंटा की खबरें आती थी, समाजसेवी के तौर पर आपको आपकी बाइट आती थी हमारे पास, मैं भी नहीं आपको जानता था। शुरुआत कहाँ से हुई जनसेवा की, समाज सेवा की? घर में कौन कौन है? कहाँ के आप रहने वाले हैं? एक गांव है पभार, उसे छोटा तो नहीं कह सकते लेकिन 65-70 परिवारों का गांव है। और समाज सेवा शायद इसको कहते हैं, ब्लड में ये चीज़ें हो सकती है, और ब्लड में ही थी, हमारे खून में ये चीज़ें थी। और खून में ही हमने देखी कि हमारे पूरा जो परिवार है पहले से ही सोशल और सामाजिक रहे हैं। उस एरिया में जो हमारे जो पिताजी हैं या जो भी उस ज़माने में, क्योंकि कांग्रेस हुआ करती थी, कांग्रेस के राज था, कांग्रेस की दबंगई चलती थी और बहुत भयंकर दबंगई चलती थी। उस दबंगई की वजह से आप ये मानिए कि कई बार तो जैसे गांव में होता है कि गांव से अलग कर देना, छींग तक लगाना होता है, पहाड़ी भाषा में चलता सब। तब मुझे लगा कि भाई क्यों, किस बात के लिए? वोट है तो लोकतंत्र है, किसी के बंधुआ मजदूर थोड़ी नहीं है कि नहीं जी गुमान सिंह को देना है या हर्ष को देना है। लोकतंत्र है, स्वतंत्र रहना चाहिए। पहले कितनी बार आपने चुनाव लड़ चुके? 2 बार लड़ा है। कौन कौन से पार्टी से? 2007 में रामविलास पासवान की पार्टी से। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि शिलाई के लोग, बहुत सारे लोग, आपके माध्यम से मैसेज दूंगा कि लोग कहते हैं कि भाई नाथुराम जी तो रोज़ पार्टी बदलते हैं। वैसे रोज़ नहीं बदलते हैं, 5 साल में 10 साल में वो बदलनी चाहिए। लोग इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। लोगों को शायद इसका मतलब सच्चा लोकतंत्र। रामविलास पासवान की उस समय लोक जनशक्ति पार्टी आई थी। लोक जनता पार्टी थी। कितने उम्मीदवार थे हिमाचल में? पूरे उम्मीदवार उतारे उन्होंने, 68 के 68। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय 2007 में रामविलास पासवान जी से बड़ा नेता कोई हिंदुस्तान में था नहीं। 92 से और पिछले 2007 या जब मुलाकात हुई होगी आपकी कभी? खूब बहुत बार। उन्होंने मेरा टिकट फाइनल किया था स्टेट में, मुझे उसमें कोई जानता भी नहीं था। पासवान जी ने सदानंद चौहान जी को फ़ोन करके कहा कि नाथुराम है लड़का, उसको टिकट दो। तो चौहान जी ने यहाँ सर्वे करवाया, उन्होंने कहा कि वो तो कल का बच्चा है, यहाँ नहीं रहता, हरिद्वार रहता, बाबा है वो। तो फिर पासवान जी को सीधे ऐसे शब्दों में कहा गया वहाँ पर भी कि जो तो कल का बच्चा है, उसे यहाँ कोई जानता नहीं, हरिद्वार रहता है, बाबा है वो। तो पासवान जी के ये शब्द थे कि लोग, तुम लोग नहीं जानते हो लेकिन लोग उनको बिहार तक जानते हैं। ये शब्द पासवान जी के थे उस समय। और उसके बाद कौन से पार्टी से कब लड़ा आपने? उसके बाद 2012 में, क्योंकि 12 में बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी थी, 4 ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट, बीएसपी। 2014 के बाद भले ही उनका ग्राफ डाउन गया, लेकिन उससे पहले ठीक थी। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी थी। उन्होंने भी तमाम 68 विधानसभा में उम्मीदवार पूरी 68 विधानसभा में उम्मीदवार उतारे। और उस समय क्योंकि पहली बार साथ में चुनाव लड़ा, रामविलास पासवान के बराबर कोई नेतृत्व लीडर नहीं था, इसलिए हमने शिलाई को वेस्ट दिया है हमेशा। उस समय सबसे बड़ा नेतृत्व, सबसे जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनका नाम है, रामविलास पासवान की पार्टी चुनाव लड़ा। लोगों को समझना पड़ेगा ये सब चीज़ें, और खासकर पढ़े लिखे लोगों को समझना पड़ेगा। मैंने हमेशा शिलाई को वेस्ट देने का प्रयास किया है। कई लोगों को मालूम नहीं होगा, माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, काफी लोग जुड़े हैं, आप लोगों को मालूम ना हो, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। ये तो मुझे भी जानकारी नहीं थी कि लोक जनशक्ति पार्टी से भी इन्होंने चुनाव लड़ा है। फिर उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा। एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में आप थोड़ा बताएंगे अपने? जी हाँ, पहले बात छूट गई थी। बीएसपी से मैंने 12 में चुनाव लड़ा। तो बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जिसकी महिला मुख्यमंत्री होते हुए यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही। वो रिकॉर्ड था अपने आप में। हमने वेस्ट दिया उस समय शिलाई को। आज की डेट में
आम आदमी पार्टी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं पूरे हिंदुस्तान भर में, इसलिए हम आज आम आदमी से लड़ रहे हैं। ये उनके लिए जो लोग मुझे कहते नहीं तो तब उस पार्टी में, तब उस पार्टी में, तो भैया लोकतंत्र है। बड़े बड़े नेता भी मिलते हैं, हम तो मनोबल आपका घटाएंगे नहीं नाथुराम जी, हम तो बढ़ाने वाले आदमियों में से, भले ही हमें लोग कहें कि विपक्ष से जो सत्ता से सवाल करते हैं सुखराम के पीछे पड़े हैं, हम तो मंत्री है जवाबदेही उनकी है, पढ़ेंगे। और जयराम ठाकुर की जवाबदेही थी 5 साल की, उससे पहले कांग्रेस ने काम किया, वो तो उन्हें बिठा दिया था। खैर आगे बढ़ें तो शिलाई में सबसे बड़ा मुद्दा हाटी रहा है। और जब अभी अमित शाह आए थे उसके बाद हमने एक लोगों से बातचीत की, एक बाहर जब लोग आ रहे थे हमने कहा क्या माहौल है, अब क्या लग रहा है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं 3-4 लाख लोगों ने वो वीडियो को देखा कि अब कोई मुद्दा नहीं है, हर्षवर्धन चौहान भी अब जो है टक्कर में नहीं है। तो कैसे टक्कर दे पाएंगे, मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या वाकई में हाटी मुद्दे, आप कैसे देख पा रहे हैं इस मुद्दे को? सबसे बड़ा मुद्दा हाटी तो नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा है सिलाई में भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार लोगों ने नहीं किया, माननीय हर्षवर्धन, माननीय बलदेव तोमर जी ने भ्रष्टाचार किया है। किसी की हिम्मत नहीं भ्रष्टाचार की, सिलाई की जनता त्रस्त है भ्रष्टाचार की वजह से। पिछले दिनों मुझे किसी गांव में जाना पड़ा, मुझे कहा कि कोई टिम्बी एक जगह है, वहाँ पर कोई एक व्यक्ति आया, उसके पास 2 किलो दाल थी और उसने दाल बेची। उनको पूछा किसने कि आप दाल क्यों बेच रहे हो? बोले घर में राशन नहीं है। राशन नहीं है तो 2 किलो दाल बेचेंगे, तब घर के लिए आटा या चावल ले जाएंगे डिपू से। मुझे किसने कहा तो मेरे से रुका नहीं गया और मैं रात को ही उनके घर चले गया। वो मुझे नहीं जानते थे, उनके घर के तो पहले उससे खपा गए कि कौन आ गए एकदम। तो मैंने कहा कि नाथुराम चौहान। उन्होंने, जिन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि उनका मकान भी नहीं है। ठीक है, मैं वहाँ गया, चला गया वहाँ पर, वैसा सच में मकान नहीं है, बहुत बुरी। और केवल एक का नहीं, 3 लोगों का वहाँ मकान नहीं था। एक वहाँ महिला जो उसके बाद मिलने आई रात शाम को ही, तो उनके पति शास्त्री थे और उनको पूरे होके स्वर्गवास होके 7 महीने हो गए, लेकिन उनकी पेंशन अब तक नहीं मिली, क्योंकि हर्ष और बलदेव पहले लोटा नमक करवाते हैं। वो लोटा नमक किसने अगर नहीं करना है तो पेंशन लटकी रहे। विधवा है बेचारे, पेंशन उनको मिलनी चाहिए, विधवा की मिलनी चाहिए, और वो भी जो गुरुजी जो चल बस उनकी मिलनी चाहिए। पर नहीं, हमारे नेताओं को, मैंने कल भी कहा था इंटरव्यू में, दुखती रग पे हाथ रखने का बड़ा मजा आता है। कोई और परेशान है ना तो दूसरा उसको और कुरेदेगा और परेशान करेगा। ना केवल नेता बल्कि इनके जो आगे चमचे हैं वो भी उसको और जोर से, ताकि इसे और तकलीफ हो। इसे तो इंसानियत नहीं कहते। राजनीति अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह है। सिलाई में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार दीमक की तरह सिलाई को खा रहा है, क्योंकि सिलाई की लोगों को पता लग गया कि नेता तो खाते हैं, हम भी खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो नाथुराम जी, क्या हम ये मान के चलें कि शिलाई में बिना पैसों के इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल बिना पैसों चुनाव लड़ेगी। मैंने तो यहाँ तक भी कहा कि जब हमारा कार्यक्रम होगा, हमारे एक खाते हैं, हमारे एक जो डिश होती है सत्तू बोलते हैं उसको, सत्तू के साथ सत्तू खाएंगे। बकरों के ज़माने में सत्तू लोग खाएंगे, बकरे कटते हैं आजकल तो सारी जगह। मुझे लगता है कि चलना चाहिए, सत्तू खाने चाहिए अगर आपको विकास करना है तो। और अगर जुआ खेलना है, खेल तो रोहित, दोनों तो बड़े महाजुआरी है दोनों। हर्ष बलदेव कम थोड़ी नहीं, हर्ष कोई कम है, बलदेव कोई कम है। जुआरी, जुआरी का मतलब मेरा 3 पत्ती से नहीं है। जुआरी मतलब आप 7 करोड़ लगाओ, 70 करोड़ कमाओ, कौन मना कर रहा है? 70 करोड़ नहीं, 400 करोड़ कमाओ। दूसरा उसे 8 करोड़ लगाएगा, 80 करोड़ लगाएगा, 80 करोड़ नहीं 800 करोड़ रुपये कमाएगा। ये तो जुआ है। अब तो टिकट आपका अगर फाइनल हो गया है तो पांवटा में आप काफ़ी दिनों से, कब से शिलाई में डोर टू डोर जा रहे हैं फिर? क्योंकि आम आदमी पार्टी का हमने पंजाब में भी देखा, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लोग जो है, माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा अगर किसी का फ़ोन आ रहा है, लेकिन जी क्षमा चाहेंगे। तो सवाल यही कि आम आदमी पार्टी वैसे डोर टू डोर में ज़्यादा विश्वास करती है, तो क्या इतना कम समय बचा है? दुर्गम क्षेत्र शिलाई में कैसे, कब से शुरुआत हो रही है पदयात्रा की? डोर टू डोर हम पहले कर भी चुके हैं। हाँ, उसको हमने ओपन नहीं किया था, अलग बात है। ओपन इसलिए किया था कि माननीय हर्षवर्धन जी, माननीय बलदेव तोमर जी लोगों को डराते हैं, प्रेशराइज करते हैं, धमकाते हैं कि तुम ऐसा करोगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा। मैं ये आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, लोगों से भी कहना चाहूँगा, और लोग समझें, सुने, इन दोनों की हिम्मत नहीं भाई साहब कि किसी को डराएं, धमकाएं या किसी को वो करें। और पहले इन्होंने जो कर लिया सो कर लिया। अब किसी को आँख दिखाएंगे ना, आँख निकाल दूंगा, उंगली दिखाएंगे, हाथ निकाल दूंगा। ध्यान रखना,
शिलाई की जनता को लावारिस नहीं समझना आप लोग, जो आप लोगों ने आज से पहले समझाए कि हमारे पास आएंगे गिड़गिड़ाते हुए, लोटा नमक करेंगे, नमक करेंगे, नहीं करने दिया जाएगा। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग, पाषाण युग में थोड़ी नहीं जी रहे हैं। लोटा नमक, और लोटा नमक किस बात का करें? तुम्हारा कौन सा ऐसा कौन सा कर्ज तुम्हारा चुकाया गया ना? कर्ज भैया दोनों का चुका दिया है। मैंने कल भी कहा था इंटरव्यू में कि एक पिताजी 10 रुपये में वकालत करते थे, पहले उनका कर्ज चुका, उनके बेटे का कर्ज चुकाया जा रहा है। दूसरे व्यक्ति एक स्टोन में प्लॉट में काम करते थे, छोटे से मुंशी का काम करते थे, आज वो 400-500 करोड़ की संपत्ति के मालिक है, मुख्यमंत्री के राइट हैंड है। तो कर्ज तो बहुत पहले चुका लिया। किस बात का कर्ज भाई? किस चीज़ का कर्ज है? मेरे को समझ नहीं आ रही बात। लोगों को रहते कर्ज है। और जहाँ तक विकास की बात करें, विकास तो देखा ही नहीं है लोगों ने। विकास कैसे कह, मैंने पहले भी कहा था, कल कह रहा हूँ, अब फिर कह रहा हूँ कि मुझे केवल 5 महीने देना, काम नहीं आता तो 6ठे महीने कहने नाथुराम तुम तो झूठ बोलते हो, जूते मार के भगाना। क्यों? मैं आपका छोटा भाई, छोटा बेटा हूँ, तो आपका अधिकार है पूर्ण रूप से। आप एक बार चुन के तो देखें, अब देखें तो एक बार कि क्या काम हो सकता है, कितना काम हो सकता है। विकास बोलते तो किसे विकास बोलते हैं? हम शिलाई को सच में वहाँ ले जाना चाह रहे हैं जहाँ किसी ने सोचा नहीं होगा, सपने भी नहीं सोचा होगा। हमारे गांव में पुराने मकान होते हैं, लोग उसको गिरा गिरा के नए मकान बना रहे हैं। हमने एक नई योजना बनाई है, जो पुराने मकान है उसको हम और अच्छे से रंग रोगन करवाएंगे। उसमें उसका कितने स्क्वायर मीटर है, कितने स्क्वायर फीट उसकी हाइट है, इस तरह से नापेंगे और प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसके लिए हम कुछ पैसे फिक्स करेंगे कि इतना बड़ा मकान होगा, उसके लिए सरकार की ओर से, हाँ, डेकोरेट करने के लिए इतनी मदद सरकार की ओर से दी जाएगी। उसके बाद हम लोग उसको होम स्टे टाइप वाला सिस्टम बनाएंगे, ताकि विदेशी लोग जो देखने आएंगे, विदेशी लोग घूमने आए तो उसमें रहेंगे, वो उस कल्चर को देखेंगे वो, क्योंकि वो चीज़ जापान में भी नहीं मिलती जो हमारे पुराने मकान थे। उसकी जो टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड फेमस है वो। मैं तो पिछले दिनों ये भी कहा कि आप ठीक है सबको पद्मश्री दो, प्रधानमंत्री महोदय दो, लेकिन उनको पद्मश्री दो जिन्होंने ऐसे मकान बनाए कि जो दुनिया में कहीं और जगह है ही नहीं, भूकंप रोधी, जिनका भूकंप भी कुछ नहीं कर पा रहे। और हमारे अज्ञानी नेता लोगों को ज्ञान इन्होंने देना नहीं है, सही बात कहनी ना। हमने कहा पुराने मकान रखो, रहने दो उनको, उसको डेकोरेट करने के लिए हम बजट लाएंगे, स्पेशल बजट। उसके बाहर फुलवारी लगाएंगे, सुंदर बनाएंगे। पुराने मकान 400 साल 500 साल पुराने, 600 साल, पलायन भी रुकेगा इससे। तो पलायन रुकेगा, रोजगार इतना होगा कि वैसा किसी को घर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। अगर गांव में अभी ये 2 मकान भी बचे, मैं आपसे के मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा लोग, अगर 2 मकान भी बचे, वैसा पूरे परिवार गाँव का पेट उस 2 मकान से भरवा सकता हूँ। मुझे पता है, हमने स्टडी किया है, मैं दिन रात बाहर रहता हूँ। मैं एक भी ये भी कहना चाहूँ, लोग कहते नहीं अधिकारी उनसे डरते, भाई डरते नहीं मेरे से कोई अधिकारी, ध्यान रखना, सुनते हैं मेरी बात, वो समझते हैं मेरी बात, क्योंकि उन्हें पता कि नाथुराम पढ़ स्टडी करके आता है। कल हमने हाथी के इशू पे कहा, मैंने नहीं कहा एकदम, मैं ये थोड़ी हर्षवर्धन से आंखें मल के आ गया कि यहाँ सीधा। मैंने 3 दिन स्टडी किया पूरा पूर्ण रूप से, और उसके लिए मुझे हो सकता है कि बार दिल्ली भी फ़ोन किया शायद मैंने, हो सकता है जिन राष्ट्रपति महोदय की बात होती है उनके PA PSO से शायद हमने बात भी की कि क्या होने वाला है। नाथुराम ऐसे नहीं कहता, इसलिए मैं चैलेंज भी किया था कि जिसको संख्या हो आए सामने बात करें। तो कोई भी HS कोई भी IAS जो हमसे मिलते हैं तो वो इसलिए नहीं मिलते, हमारी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि मैं डराता हूँ। भाई मैं प्यार करता हूँ उनसे, वो बड़े हैं हमसे, पर मैं उन्हें कन्विंस भी कर देता हूँ। उसके लिए कितनी मुझे स्टडी करनी पड़ती है आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले उनका सुनना पड़ता है। हमारे यहाँ MLA सिटिंग MLA हर्षवर्धन चौहान जी, फिर उनका सुनना पड़ता है। फिर वो जो बंदा खुद भी IAS है, खुद HS है, IPS है, IFS है, खुद भी अधिकारी, मेरा नंबर तो 4था नंबर आता है, पर 3 को साइड में करके चौथे की बात मनवाना, उसके लिए कितना स्टडी करना पड़ता होगा, कितना दिमाग जोर डालना होगा। तो मैंने पूरा स्टडी किया है सिलाई के बारे में। भाई साहब 2 मकान वगैरह किसी गांव में बचे हैं पुराने, उन्हें बचाए रखिए प्लीज़, और वो 2 गांव पूरे गांव का पेट भरवा लेंगे। 2 मकान सॉरी, पूरे गांव का पेट भर सकते हैं, क्योंकि आप विदेश लोग आएंगे, उसमें लोग रहेंगे। लगातार आपको फ़ोन भी आ रहे हैं। खैर अंतिम सवाल की अंत में यही चाहेंगे, आपकी तो आला कमान से बात हुई होगी, कोई बड़ा नेता आएगा शिलाई में आपके लिए वोट मांगने? बिल्कुल बड़ा नेता आएगा वोट मांगे जाएंगे, घर घर वोट मांगे। सबसे बड़ी बात तो मेरे नेता जो गांव गांव में है, जैसे आप मेरे मित्र हैं, आपने कहा भी अभी, वैसे ही बहुत सारे मित्र हर गांव में लगभग, जिन्हें चिंता मेरे से ज़्यादा उनको चिंता है। जीतने चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँ, हर्षवर्धन के हराने की चिंता मुझे नहीं, जितनी कांग्रेसों के हर्ष को हराना है। बलदेव को चिंता मुझे नहीं हराने की, बलदेव को BJP वालों को चिंता कि कैसे बलदेव को हराया जाए। ये अंदर की बातें आप बता रहे हैं, अगर गंभीर है बातें हैं, गंभीर है, और मैंने 17 साल यही सब सीखा है। ये काम हो चुका है, बहुत शानदार तरीके से हो चुका है। शिलाई के लोगों को अग्रिम बधाइयाँ। अच्छा, दिल्ली जब आप गए, किससे मुलाकात हुई, वहाँ क्या कर? दिल्ली तो एक कहाँ कि हमारे बड़े भाई साहब हैं मुख्यमंत्री दिल्ली के, केजरीवाल जी, उन्हीं से मुलाकात होती है, वही मिलते हैं, उनसे बात होती है, बाकी कोई बात करता भी नहीं है। अनुशासन बहुत है पार्टी में। मीडिया जो आपके प्रभारी है हिमाचल के, पंजाब से अभी बनाए गए हैं,
तो फिर कब तक हम मान के चलें कि कोई बड़ा नेता शिलाई में आएगा? बहुत जल्दी, ये तो 2-3 दिन के अंदर सूची आ जाएगी। 25 तारीख से पहले सूची मिल जाएगी, सारा सिस्टम की कौन कहाँ कब कब कैसे कैसे होना है, 25 तारीख से पहले सारी लिस्ट आ जाएगी। बाकी जो सीटें हैं गंभीरता उसी हिसाब से शिलाई में भी दिखाई जाएगी कि नहीं, कि बोलेंगे नाथूराम जी देखो आप अब? सबसे ज़्यादा गंभीर है सिलाई के विषय में तो, क्योंकि जिसे एक जन सेवक कहते हैं सच्चे अर्थों में, जिसे आम आदमी कहते हैं, तो महामहिम हमारे जो मुख्यमंत्री दिल्ली, उन्होंने भी कहा कि हमें तो ऐसे लोगों की तलाश थी, हम ऐसे लोगों को ही ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास कुछ है नहीं, मैं सड़क छाप हूँ, बोले मैं तो खुद सड़क पर बैठता हूँ, रजा लेके कई बार बैठे हैं सड़क में। मैंने कल भी इंटरव्यू में कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री तो जो कई बार मुख्यमंत्री होते हुए रोड पे आते हैं, रोड पे बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा था हमें ऐसे लोग चाहिए थे, ऐसे लोग की हमें जरूरत थी, हम पूरा जोर लगाएंगे, पार्टी ने से कहा। ठीक है नाथूराम जी, आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। और हम तो जो है यही कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की एक खासियत रही है, आप पंजाब में देखिए, वहाँ पर भी कई साधारण लोगों को उन्होंने टिकट दिए और उसके बाद कई लोगों ने सीट भी निकाली। अब यहाँ पर टक्कर कांटे की पहले बताई जा रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। अब नाथूराम जी कह रहे हैं कि लोगों के बीच लोग इस बार जो है रैलियों में सब जगह जाएंगे, लेकिन वोट अपनी मर्जी से वहां पर कोई नहीं देखता है किसे देंगे, क्योंकि इन्होंने लोगों ने, शिलाई की जनता ने दोनों दलों को मौका दे दिया है। अंतिम नाथूराम जी, आपका कोई संदेश शिलाई की जनता के लिए, क्योंकि अब आगे शायद हमें समय ना मिले बातचीत करने का, अब इलेक्शन का दौर है, हम अभी हिमाचल भ्रमण पे भी निकलेंगे, कोई अंतिम संदेश? क्योंकि हमारा तो पहले से मकसद रहा है। देखिए, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भाषण देते हैं तो पूरा मीडिया लाइव हो जाता है, उनका आईटी सेल लाइव हो जाएगा, लाखों रुपए खर्च किए। मैं तो अभी देख पा रहा हूँ आपके पास फोन भी अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, ये भी अभी आए तो कैसे सोशल मीडिया टीम भी आपकी नहीं होगी इतनी मजबूत बाकियों की तरह। तो वही तो ऐसे लोगों के लिए, विपक्ष के लिए, जहां विपक्ष कमजोर हो और ऐसे लोग जिनके जो है साधारण व्यक्ति हो, साधारण रहन सहन हो, और इनके पास जितना ऊर्जा मंत्री के पास, जितना बड़े बड़े नेताओं के पास पैसा, जितना वो पेज पर लगाते होंगे अपने सोशल मीडिया के पेज पर, इतना मुझे नहीं लगता इनके बैंक खाते में भी पैसा होगा। तो इसलिए हमने समय निकाला इनके लिए कि नहीं, ऐसे लोगों की आवाज को उठाया जाए, लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। अंतिम संदेश नाथूराम जी आप शिलाई की जनता को देना चाहें, लोगों को बताना चाहें? आपने अभी फ़ोन की बात की, तो परसों शिमले गया तो वहाँ फ़ोन ये गिर गया था, और आधे घंटे बाद फिर फ़ोन चला। मेरे को दिक्कत थी कि मुख्यालय, क्योंकि मुझे बुलाया गया था दिल्ली से सीधा सीधा, एक नींद भी थी और नींद में फ़ोन गिरा तो टूट गया था। अब कल ही शाम को किसी ने मजाक भी किया मेरे इस फ़ोन का, क्योंकि शाम को चिपकाया था तो इसमें रबड़ वबड़ बंधे थे, खैर रात को रबड़ निकाल दिए, किसी ने मजाक भी किया था कि वैसा फ़ोन ही है। पिछले दिनों डीसी साहब थे हमारे, एक प्रोती साहब यहाँ पर, तो उन्होंने कहा, वो जब जा रहे थे, मैंने कहा सर किसी का काम करना है कि 2 आदमी का काम, वो काम कर दो ना। तो बोले मेरे को व्हाट्सअप कर दो। मैंने कहा जी व्हाट्सअप होता नहीं। बोले क्यों? मैं कहा 450 का फ़ोन है। बोले, उनको लगा कि मजाक करूँ वहाँ से कि वैसा मुझे भी दे दो, 450 का फ़ोन कैसे होता है? मैं कहा जी 500 का था, उसकी ढक्कन अलग हो गया, छूट गया, रहेगा 450 का फ़ोन। तो हमारे पास कुछ है नहीं, मेरे पास केवल लोग हैं भैया। मेरे पास पैसा नहीं है, रुपये नहीं, धेला नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन लोग हैं मेरे पास जो दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पैसा है ना हर्ष बलदेव जी के पास, देंगे ना लोग, एक खाएंगे ना लोग, लोगों का पैसा है निश्चित रूप से। मैं आपके मीडिया के पास ये बताना चाहूँगा, हाँ आप ठीक है, दोबारा मुलाकात कब हो ना हो, देख ये भी बताना चाहूँगा कि जम के पैसे लेना भैया, लोटा नमक खूब डाल देना, चाहे आप बोले बोरा डाल दो पूरा। वो पैसे भैया इनके नहीं है, हर्ष बलदेव ने, वो पैसे हमारे हैं, वो इनके खानदान को हम जानते हैं। जो बांटने तक के लिए पैसा अगर जा रहा है तो वो बाहर का ही होगा, हमारा पैसा है। जम के लेना भैया, दोनों से जम के पैसा लेना। अगर कोई 10,000 देता, भैया बोलो 15,000 दे दो, और नमक तो बोला कि 1 किलो डालना, 2 किलो नमक डालना है, खूब डाल देना। ऐसे लोगों का पाप नहीं लगता, पापियों का पाप नहीं लगता है, बल्कि उससे पुण्य मिलता है। ऐसे लोग आप पैसे खाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ भैया, धार्मिक आदमी हूँ। खूब खाना जम के पैसे, हाँ उसमें से कुछ बचा तो हमारे कार्यकर्ताओं में जरूर लगा देना। कोई मेरे जैसे गरीब लोग अगर उधर आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते बेचारे, हमारे कार्यकर्ता, उनको जरूर उसमें से भी खाना खा लो, आप चाय पी लो, उनकी मदद भी जरूर। ये तो मजाक से हटके कि ये तो मजाक है, लेकिन ये है कि पैसा वाकई में बंटता है, लेकिन अगर बंटता है तो पैसे के दम पर मत बिकिएगा, क्योंकि 10,000 रुपये जिंदगी नहीं कटेगी, 15,000 से जिंदगी नहीं कटेगी, 1 लाख से जिंदगी नहीं कटेगी, 10 लाख आपको नहीं देंगे। तो ये है कि पैसा नहीं होगा। बाकी नाथूराम जी मैदान में उतरेंगे तो हारा तो वो जो मैदान में उतरा ही नहीं, नाथूराम जी हैं। मैंने यही कहा था, हाईकमान ने कहा कि आप लड़ेंगे, बिल्कुल, कहे कि किसी और को देंगे, मैंने कहा उसका साथ दूंगा। तो बोले आपको देंगे, तो मैंने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा,
हम मुकाबला करेंगे और जम के मुकाबला करेंगे, ऐसा मुकाबला करेंगे कि दोनों लोग याद रखेंगे, इन्हीं का पैसा, इन्हीं का दांव, इन्हीं की जीत, पट भी साथ में। मैंने कहा था जैसे शीला दीक्षित का हुआ था हाल, और पंजाब में बादल जी का हुआ था, वही कंडीशन होने वाले, वैसा वो कंडीशन की हो चुकी है आज से पहले। लोग बस ये इंतजार करते कि कब नाथूराम को टिकट मिले। मैंने कहा ना कि बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सबके दिल में एक एक भी नाथूराम को टिकट मिलता। एक जो कहते हैं कि हम ये एहसान है आपका हमारे ऊपर, तो मैंने कहा एहसान तो नहीं कहते, मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है। पर लोगों ने कहा कि आपका एहसान हम चुकाना चाहेंगे, तो ठीक है, अब टिकट मिला है तो इसके माध्यम से चुकाओ। बिल्कुल मैं लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों तक आप वीडियो पहुँचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक आप मैसेज पहुँचाएं, अधिक से अधिक लोगों को आप इससे जोड़ें, ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ हमें किससे चुनना है। आपका जो बेटा है, आपका जो भाई है, आपको उसे चुनना है, आपको किसी जुआरी को नहीं चुनना है। आपने जिसको आपको जो आप बकरा खिलाएगा, मीट खिलाएगा, वो तो ठीक है, एक दिन तो आप खिला देगा, पर आपको ज़िंदगी भर आपका खून चूसता रहता है वो उस मीट के चक्कर में। दारू के चक्कर में आपको ज़िंदगी भर वो नशे में रखेगा, ताकि ये सही बात ना बोल पाए, सही इशू ना उठा पाए। भैया मैंने क्या बिगाड़ा हर्षवर्धन ने, क्या बिगाड़ा बलदेव जी को? कुछ नहीं बिगाड़ा। ये बिगाड़ा केवल मैं सच को सच बोलता हूँ, गलत को बोल, इसलिए मैं उनको मैं बुरा लगता हूँ। मैं भी उनके पीछे लगा रहा था, भैया मेरे को टेंडर दे दो, मेरे को वर्कर दे दो, तो बड़े खुश होते मेरे से, बोलते हैं नाथूराम तो बड़ा शानदार आदमी है। पर हमने मांगा ना कभी, हमारे परिवार इनसे मांगा है, जरूरत नहीं कभी नहीं रही। पिछले जो अमित शाह जी आए उस दिन कफोटा में थे, कांग्रेस और बीजेपी के नेता सब थे वहाँ पर। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई मुझे बता दो मेरे परिवार की कमी क्या है, मेरी कमी क्या है। एक कमी कि हमने आपसे टेंडर नहीं मांगा, हमने आपसे वर्कर नहीं मांगा, हमने आपसे कभी पैसे नहीं मांगे, वो कमी है। बाकी तो किसी को बुरा थोड़ी नहीं किया, मैंने किसी का भी आज तक बुरा नहीं किया क्षेत्र में। हाँ ये निवेदन जरूर करूँगा सब लोग से, लोग भ्रमित जरूर करेंगे आज के बाद। इनकी बड़ी संस्कृति में, जैसे वैसा ने भी कहा, उल्टे सीधे बयान बहुत आएंगे आज के बाद। वैसा पिछले दिनों को एक वीडियो थी, तो उसमें कहा था कि इनको तो जमानत तो जब्त हो चुकी है, और 2 बार उसको बड़ा वायरल किया कांग्रेस ने भी बीजेपी ने, क्योंकि वो चाहते कि नाथूराम को, इनको डर केवल नाथूराम से, तो बाकी किसी से उनको दोनों को डर नहीं था, क्योंकि दोनों ही एक हैं। हर्ष और बलदेव जी कोई अलग नहीं, दोनों एक ही आदमी हैं। इन्हें लगता है कि हम दोनों के सिवाय कोई तीसरा आदमी ना आ जाए। ये तो उनकी तो पार्टनरशिप है भाई साहब, क्रेशर में, माइनों में, तमाम जगह पार्टनरशिप है। और शाम को फ़ोन भी होता है आपस में, भैया कितना कमीशन मिला, तो दूसरे को बोलता है कि तुझे कितना कमीशन मिला, क्योंकि इन्हें पता है कि चुनाव आगे आने वाला है। काम दोनों के होते हैं, बराबर काम होते हैं, छले केवल हम जाते हैं, आम आदमी आप लोग चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया नाथूराम जी, आपने समय निकाला, आपको चुनाव के लिए आगामी शुभकामनाएं। और वाकई में हारा तो वो जो मैदान में उतरा ही नहीं। चुनाव का माहौल है, कुछ अहम बातें भी निकल के आई, जागरूकता की बातें निकल के आई, बातें ये निकल के आई कि लोटा नून की प्रथा भी होती है। और अभी रैलियों में आप देखिएगा, वहाँ पर भी शराब पिलाकर लोग सोए रहते हैं, बकरे कटेंगे, पैसे बंटेंगे। पूरे हिमाचल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, किसी एक विधानसभा क्षेत्र का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शिलाई में भी लोटा नून की प्रथा ज्यादा है। हमने देखा था, बीते दिनों हमने एक स्टोरी भी की थी। लेकिन हमारी कोशिश है, अब हम भी हिमाचल भ्रमण पे निकलेंगे बहुत जल्दी, शिलाई भी हम आ रहे हैं, शिलाई में भी लोगों की नब्ज को टटोलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। पहाड़ प्राइम पर लगातार वो खबरें दिखेगी जो देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी तक पहुंचते पहुंचते जो आवाज दम तोड़ देती है, वो आवाज हम उठा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद, नमस्कार।